यहाँ पर जो ये अभिक्रिया हो रही है, एक सेकंड, मेरी आवाज आ रही है सबको? सभी छात्र मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? जी मैम, आपकी आवाज आ रही है। आ रही है मैम। मेरी आवाज आ रही है क्या सभी को? हाँ मैम, आ रही ओके, है। तो इसमें आप देखो कि यहाँ पर पोटेशियम ब्रोमाइड और सिल्वर नाइट्रेट, ये दोनों जब अभिक्रिया कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो ब्रोमाइड है और NO3 जो नाइट्रेट है, ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की जगह ले रहे हैं, मतलब इनमें आपस में आदान प्रदान हो रहा है। तो आप देखिए इसके अंदर जो उत्पाद बन रहे हैं वो 2 प्रकार के बन रहे हैं। यहाँ पर देखो KBr था, KBr ने दिया ब्रोमीन की जगह किसने ले लिया, NO3 ने, तो यहाँ पर क्या बन गया, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। मतलब जो ब्रोमीन था, ब्रोमीन की जगह क्या आ गया, नाइट्रेट आ गया, तो यहाँ पर बना पोटेशियम नाइट्रेट। और जो ये Ag था जिसके साथ में नाइट्रेट जुड़ा हुआ था, इस नाइट्रेट की जगह आ गया ब्रोमीन, तो यहाँ पर बन गया AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए ब्रोमीन और नाइट्रेट का आपस में क्या हो गया, आदान प्रदान हो गया। तो यहाँ पर नए पदार्थों का निर्माण हो गया। जहां पर सिल्वर नाइट्रेट था उसकी जगह बन गया सिल्वर ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड था उसकी जगह बन गया पोटेशियम नाइट्रेट। तो इस प्रकार की जो ये अभिक्रिया है वो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। एक अभिक्रिया आप इसके अंदर देखिए, यहाँ पर दूसरा जो उदाहरण है वो है सोडियम सल्फेट Na2SO4, और इसकी जो अभिक्रिया होती है वो होती है स्ट्रोंशियम क्लोराइड के साथ में। यहाँ पर जो आदान प्रदान हो रहा है वो किसके साथ में हो रहा है, सल्फेट और क्लोराइड, ये जो Cl है इसका आपस में क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। मतलब Cl तो जा रहा है आपके सोडियम के साथ में और ये SO4 जो है वो जा रहा है आपके स्ट्रोंशियम के साथ में। तो देखो उत्पाद क्या बन गए, जब ये क्लोरीन है वो आपके सोडियम के साथ में जुड़ गया तो यहाँ पर एक नया उत्पाद बन गया सोडियम क्लोराइड, जिसको हम साधारण नमक बोलते हैं, जो हम घरों के अंदर यूज लेते हैं साधारण नमक वो। और ये जो सल्फेट था वो आके जुड़ गया स्ट्रोंशियम के साथ, तो जब ये जुड़ गया तो यहाँ पर क्या बना, स्ट्रोंशियम सल्फेट SrSO4 बन गया। तो इस प्रकार से जो ये विस्थापन की अभिक्रिया होती है, एक होती है उदासीनीकरण की अभिक्रिया। ये जैसे आप देखिए यहाँ पर ये HCl क्या होता है, अम्ल होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार। तो जब भी अम्ल और क्षार साथ में अभिक्रिया करते हैं तो उदासीनीकरण की अभिक्रिया होती है। और उदासीनीकरण की जो अभिक्रिया है वो वास्तव में उदाहरण किसका है, आपके द्विविस्थापन अभिक्रिया का। इस अभिक्रिया में भी आप देखो Cl और OH हाइड्रोक्साइड, इन दोनों के बीच में आपस में आदान प्रदान हो रहा है आयनों का। या ये जो क्लोरीन है वो आपके Na के साथ में जुड़ जाएगा और ये OH है जो आपके हाइड्रोजन के साथ में जुड़ जाएगा। तो जब ये क्लोरीन Na के साथ में जुड़ा तो एक नया उत्पाद बन गया NaCl, और ये जो OH था ये जुड़ गया हाइड्रोजन के साथ में तो बन गया H2O। HOH मतलब H कितने हो गए, 2 हो गए ना, तो ये बन गया H2O यानी वाटर, पानी बन गया साथ, सोडियम क्लोराइड और पानी। एक तीसरी रिएक्शन आप देखिए सोडियम सल्फाइड Na2S और इसके साथ में है HCl। तो जब ये Na2S है वो HCl के साथ में अभिक्रिया की तो यहाँ पर सल्फाइड और क्लोरीन Cl, इन दोनों का आपस में आदान प्रदान, ये Cl आके जुड़ गया सोडियम के साथ में तो आपके यहाँ पर क्या बन गया NaCl। और यहाँ पर जो ये सल्फाइड है वो आपका हाइड्रोजन के साथ में आके जुड़ गया तो यहाँ पर बन गया हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इस प्रकार से ये जो द्विविस्थापन अभिक्रियाएं हैं वो पूरे होती है। और अब जो अगले प्रकार की अभिक्रिया हमारी है वो कौन सी अभिक्रिया है, वो है आपकी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीकरण अपचयन को थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। परीक्षा में इससे सारे सीधे क्वेश्चन भी आते हैं और समीकरणों के आधार पर भी कई प्रकार के जो प्रश्न हैं वो इसके अंदर अपन को पूछे जाते हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया में देखिए कि ये दोनों ये जो ऑक्सीकरण और अपचयन, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीकरण और अपचयन हमेशा साथ साथ चलता है। सबसे पहले तो हम इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं कि ऑक्सीकरण अपचयन होता क्या। ऑक्सीकरण का अर्थ क्या होता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में कोई अभिकारक है, अगर उस अभिकारक के साथ में ऑक्सीजन जुड़ जाए
तो हम कहेंगे ऑक्सीकरण। अभी प्लीज बाद में थोड़ी देर बाद। यहाँ पर ये क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, ठीक है। तो यहाँ पर जब किसी भी अभिकारक में ऑक्सीजन जुड़ेगा तो हम बोलते हैं कि उसका ऑक्सीकरण हो गया, या फिर उसमें से हाइड्रोजन निकल जाए। क्या निकल जाए? अगर किसी दो ऑप्शन है, या तो उसके अंदर ऑक्सीजन जुड़े या फिर उसमें से हाइड्रोजन निकले, हम कहेंगे कि उस अभिकारक का या उस पदार्थ का क्या हो गया, ऑक्सीकरण। दूसरा हम कहते हैं अपचयन। अब अपचयन क्या है कि बिल्कुल इसका उल्टा है। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन जुड़ जाए, हाइड्रोजन क्या हो, जुड़े, या ऑक्सीजन निकल जाए, तो हम कहेंगे उसका अपचयन हो गया। ये दो चीजें आपको याद रखनी है। आप इसमें जब भी हम लोगों को याद रखना है तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। आप खाली इतना याद, एक को याद कर लें कि ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण है, तो दूसरा बिल्कुल इसका उल्टा होगा, ठीक है। और हमेशा कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसमें ऑक्सीकरण और अपचयन सदैव साथ साथ चलते हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन क्या चलते हैं, साथ साथ में चलते हैं। यानी उसमें कोई एक अभिकारक होगा उसका सदैव ऑक्सीकरण होगा तो दूसरे का क्या होगा, अपचयन होगा। कैसे? जैसे मान लीजिए कि अगर कोई अभिकारक अपनी ऑक्सीजन छोड़ रहा है तो कोई उसको ग्रहण करेगा। किसी ने अगर अपनी हाइड्रोजन को किसी ने हाइड्रोजन छोड़ा है तभी तो किसी दूसरे ने उसको ग्रहण किया है। तो ये जो अभिक्रिया है ऑक्सीकरण अपचयन की, वो सदैव साथ साथ में चलती है। एक अभिकारक का ऑक्सीकरण होगा, दूसरे का क्या होगा, अपचयन होगा, ठीक है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया साथ साथ चलती है तो इसको सम्मिलित रूप से हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि अपचयन को हिंदी के इंग्लिश में रिडक्शन बोलते हैं और ऑक्सीकरण को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को शॉर्ट में हमने बोल दिया रिडॉक्स। और एक और नाम है ऑक्सीकरण को, एक और नाम से जाना जाता है उपचयन। ये भी याद रखना, कई बार परीक्षा में हमें ऑक्सीकरण नहीं देकर उपचयन दे देते, तो हम लोग उपचयन और अपचयन में कंफ्यूज हो जाते हैं। उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीकरण, तो कई बार इसको उपचयन अपचयन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर यहाँ पर अब हम लोग इसके कुछ उदाहरण लेते हैं और उन उदाहरणों से हम लोग थोड़ा समझेंगे इसको। एक सेकंड, यहाँ पर देखिए, हाँ ये यहाँ पर कुछ रासायनिक समीकरण दी हुई है, इसके अंदर आप थोड़ा इसको ध्यान से समझना। यहाँ पर देखिए कि कॉपर ऑक्साइड है और कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन की जब क्रिया होती है तो यहाँ पर क्या बन गया, सी, कॉपर बन गया और साथ में निकल गया जल, ठीक है। अब अगर इस रिएक्शन को आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये जो कॉपर ऑक्साइड था वो किसमें बदला, कॉपर में। कब बदला? जब इसमें से ऑक्सीजन निकल गई। इसमें से ऑक्सीजन क्या हो गई, यहाँ से ऑक्सीजन हट गई, और ऑक्सीजन जब हटती है तो उस जो अभिकारक है उसका क्या हो गया, उसका अपचयन हो गया। क्योंकि ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना, दोनों में से कोई भी एक, दोनों साथ में नहीं होंगे, या तो उसमें ऑक्सीजन जुड़े या उसमें से हाइड्रोजन निकले। तो हम देख रहे हैं कि इसके अंदर से क्या निकल रही है, ऑक्सीजन निकल रही है। तो जब इसमें से ऑक्सीजन निकल रही है तो इसका क्या हो गया, इसका अपचयन हो गया। किसका हो गया, कॉपर ऑक्साइड, CuO का अपचयन हो गया कॉपर में। ये इस तरीके से अपन को याद रखना है कि किस अभिकारक का अपचयन हो रहा है, किस अभिकारक का ऑक्सीकरण हो रहा है। इस प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रियाएं अपन को परीक्षा में भी पूछी जाती है कि आपको एक रासायनिक समीकरण दे दी और उसमें से आपको पूछ लिया कि भाई उपरोक्त अभिक्रिया के अंदर किस अभिकारक का ऑक्सीकरण हो रहा है और का अपचयन हो रहा है, तो ये आप समझो, ठीक है। तो अपन को ये पता होना चाहिए इसके अंदर। तो इसको हम लोग इस तरीके से तीर के माध्यम से भी बता सकते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीकरण। अब यहाँ पर देखिए ये जो हाइड्रोजन थी, जब इसने इस ऑक्सीजन को छोड़ा है, इसने यहाँ छोड़ा तो इसको इसने ग्रहण कर लिया। मैंने पहले ही बताया था कि जब भी कोई एक अभिकारक ऑक्सीजन को छोड़ेगा या हाइड्रोजन को छोड़ेगा तो दूसरा उसको ग्रहण करेगा। तो जो ऑक्सीजन इसने छोड़ी है उसको इसने H2 ने क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया दूसरे अभिकारक ने। तो जब इस H2O के साथ में O जुड़ गया तो ये क्या बन गया, H2O, जल बन गया। तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्यों हुआ, क्योंकि इसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ गई और कॉपर से निकले है, तो ये जो कॉपर ऑक्साइड है इससे निकल गई और इससे निकले है, इसलिए इसका क्या हो गया है, इसका अपचयन हो गया। तो इस प्रकार से आप देखो कि ऑक्सीकरण अपचयन की जो अभिक्रिया है वो सदैव साथ साथ में चलती है, ठीक है। तो और इस प्रकार की जो अभिक्रिया उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया।
अब एक और इसमें एग्जांपल और है, यहाँ पर देखो, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अब मैं जिस भी स्टूडेंट से पूछूंगी वो मेरे को जवाब देगा कि इसमें किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। ठीक है, 10 पार्टिसिपेंट्स अपने पास में जुड़े हुए हैं। मंथन माहेश्वरी, जिस भी छात्र का मैं नाम लूं वो अपना स्पीकर ऑन करें। मंथन माहेश्वरी। यस मैम। हाँ, ये जो अभिक्रिया है, एक सेकंड, ये जो अभिक्रिया है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, इसमें मुझे ये बताओ कि ये जो जिंक ऑक्साइड है इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, अपचयन हो रहा है? अपचयन हो रहा है। वेरी गुड, इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्यों अपचयन हो रहा है? क्योंकि जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन क्या हो रही है, निकल गई, और ये निकल गई, और तो ये क्या बन गया, जिंक में बदल गया। तो यहाँ पर जब इसका हुआ अपचयन, ओके, अब ये जो कार्बन है, जो ऑक्सीजन इसने छोड़ी है वो ऑक्सीजन किसने ग्रहण की, कार्बन ने। तो कार्बन का क्या हो गया, ऑक्सीकरण। क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। और कार्बन का ऑक्सीकरण किसमें हुआ, सीओ। ये सीओ क्या होती है, गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, सीओ। CO2 होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। CO2 के बारे में तो अपन सबने पढ़ा होगा। एक होती है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। इस गैस के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो गैस है, ये जब किसी भी जैसे कोयले वगैरह होता है, उसका ऑक्सीजन बहुत ही लिमिट मात्रा में होती है, या बहुत ही कम मात्रा में अगर ऑक्सीजन हो और इसका दहन हो जाए, दहन का मतलब किसी कोयले को हम ऐसी जगह जलाएं जहां पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो, तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनती, वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन जाती, CO बनेगी, CO नहीं बनेगी। और आपने कभी ऐसा सुना होगा कि कई लोग सर्दियों के अंदर क्या करते हैं कि कमरा, जैसे बंद कमरा है सर्दियों के अंदर, तो उसके अंदर सिगड़ी जला के जो है सो जाते हैं कि गर्म हो जाएगा कमरा। लोग क्या करते हैं कि जैसे गांव वगैरह में होते ना, तो कमरे के दरवाजे सारे बंद कर दो, और दरवाजे बंद करके और अंदर सिगड़ी जला दी। सिगड़ी होती ना पुरानी, आपने देखी होगी गांवों के अंदर, चूल्हा या सिगड़ी जिसमें कोयले जलाए जाते हैं, उन्होंने आग जला दी और कमरे को पूरा क्या कर दिया, बंद कर दिया, पैक कर दिया, ताकि क्या हो जाए, कमरा गर्म हो जाए, और सुबह तक उन लोगों की डेथ हो जाती। वो लोग जो है कमरे के अंदर ही मरे हुए मिलेंगे। कारण क्या होता है कि कमरे के अंदर क्या होता है कि जैसे आपने खिड़कियां वगैरह नहीं खोली, तो वहां पर जो ऑक्सीजन है वो बहुत ही लिमिट मात्रा में होती, और कम मात्रा में वो, जब वो कार्बन जो उस कोयले के अंदर क्रिया करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन जाती है। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जब हमारे खून के अंदर जाके मिलती है, सांस में हम जो लेते हैं, तो ये हमारी श्वसन की प्रक्रिया को बाधित कर देती है, मतलब ब्लॉक कर देगी, श्वास व्यक्ति ले ही नहीं पाता है। तो उस स्थिति के अंदर उस व्यक्ति की जो है, जो अंदर सो रहे हैं कमरे के अंदर, वो उनका दम घुट के वहीं मृत्यु हो जाएगी। तो ये गैस जो है वो इतनी खतरनाक होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। इसलिए कभी भी आप भी कभी ऐसी बेवकूफी ना करें कि कमरे के अंदर सर्दी लग रही है और आप अंदर सिगड़ी जला के आपने कमरा बंद कर दिया। अगर सिगड़ी जलाने भी है तो कम से कम खिड़कियां जो है वो वहां की खुली रखो, ताकि हवा पास होती रहे, ऑक्सीजन जो है वो अंदर आती रहे। और अगर ऐसा नहीं किया है तो हो सकता है कि सोते हुए व्यक्ति की डेथ हो जाए। ठीक है, तो ये जो गैस है ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ये मैं अपने कोर्स में नहीं है, बस मैंने आपको थोड़ा अपनी जानकारी के लिए बताया। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्टिसिपेंट है वो है इसके अंदर आपके जो नए जुड़े हैं, स्वरूप भार्गव। और स्वरूप भार्गव, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? यस मैम। हाँ स्वरूप भार्गव, ये जो नेक्स्ट रिएक्शन है जिसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड और HCl है, तो इसमें बताओ कि इसमें किसका अपचयन हो रहा है और किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? समझ में आया नहीं? मैडम मेरे को ठीक ही समझ में नहीं आया है। नहीं आया समझ में? अच्छा ठीक है, ओके, अभी थोड़ा मैं किसी और से पूछती हूँ फिर समझाती, थोड़ा ध्यान से सुनो। और कौन है? हमारा प्रेमाराम। नेट स्लो है ना, इसलिए आवाज नहीं आ रही है। ओके, प्रेमाराम। हाँ मैम। आप बताओ, देखें ये जो सेकंड रिएक्शन है MnO2 वाली, इसके अंदर किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है? MnO2 का अपचयन हो रहा है।
वेरी गुड। और ऑक्सीकरण किसका हो रहा है? 2HO2 होगा। HCl किसका हो रहा है? उधर का नहीं, HCl उधर तो वो बन रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर आप देखिए कि ये जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है MnO2, यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो रही, निकल रही। इससे क्या हुआ, ऑक्सीजन निकल गई। तो निकल निकल गई। गई तो ये बदल गया MnCl2 में। यहाँ से ऑक्सीजन निकल गई, इसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ी हुई थी। जब ऑक्सीजन निकली है तो ऑक्सीजन का निकलना हम क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। ठीक है। और यहाँ पर आप देखो ये जो HCl है, इस HCl के साथ में ये ऑक्सीजन जुड़ी थी, तो ये H2O और Cl2 में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर इसके ये जो हाइड्रोजन थी, ये जो HCl है, इसके साथ में ऑक्सीजन क्या हो गई, जुड़ गई। तो जब ये जुड़ी है साथ में, तो यहाँ पर इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। तो एक का अपचयन हुआ और एक का क्या हुआ, ऑक्सीकरण। तो ये जो अभिक्रियाएं हैं ये रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती है। मतलब यहाँ पर आपके एक अभिकारक का अपचयन होगा तो दूसरे का क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो ये अच्छे से आप समझ लीजिए। ये जो स्वरूप भार्गव है, इनको थोड़ा समझ में नहीं आया, फिर से मैं बता रही हूँ। ये जैसे जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकली, इसे यहाँ से इसने ऑक्सीजन को हटा दिया, तो ये किसमें बदल गया, जिंक में। किसमें बदल गया, जिंक में बदल गया। ठीक है। तो इसका तो हो गया है अपचयन, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन निकल गई। कार्बन ने इस ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिया, तो ये CO में बदल गया। तो जब ये CO में बदला है तो यहाँ पर इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण। अब एक चीज और आपको इसमें याद रखनी है, जो मैंने अभी इसके अंदर स्लाइड में मेंशन नहीं की है, लेकिन याद रखना। एक होता है, एक तो अपन ने पढ़ा ऑक्सीकरण और अपचयन। अब दूसरी चीज होती है ऑक्सीकारक और अपचायक। ऑक्सीकारक और अपचायक कौन होते हैं? आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि उपरोक्त अभिक्रिया के अंदर कौन ऑक्सीकारक है और कौन अपचायक। ऑक्सीकारक कौन होता है, जो किसी दूसरे अभिकारक का ऑक्सीकरण कर रहा है। ठीक है, जो दूसरे का क्या कर रहा है, ऑक्सीकरण कर रहा है। ऑक्सीकरण कैसे करेगा, उसको उसने ऑक्सीजन दे दी अपने, जिसने ऑक्सीजन दी है। मतलब याद रखना है कि रासायनिक अभिक्रिया में जिसका अपचयन होगा, जिस रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का भी अपचयन होगा वो ऑक्सीकारक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उल्टा है, जिसका अपचयन होगा वो ऑक्सीकारक कहलाएगा, जिसका ऑक्सीकरण होगा वो अपचायक कहलाएगा। अब इस चीज को थोड़ा सा इस अभिक्रिया के माध्यम से समझ। जैसे देखो ये जो कॉपर ऑक्साइड है, इस कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, अपचयन हुआ। अपचयन क्यों हुआ, क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन निकल गई। इसमें से ऑक्सीजन क्या हो गई, निकल गई। मतलब इसने अपनी ऑक्सीजन इसको दे दी और इसका क्या कर दिया, ऑक्सीकरण कर दिया। मतलब ये ऑक्सीकरण करने वाला है किसका, हाइड्रोजन का। तो खुद का तो अपचयन हो गया, लेकिन दूसरे का इसने क्या कर दिया, ऑक्सीकरण कर दिया। इसलिए हम इसको बोलेंगे ऑक्सीकारक। जिसका भी अपचयन हो रहा है, यानी यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, तो ये ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक क्यों है, क्योंकि ये अपनी ऑक्सीजन छोड़कर, अपनी ऑक्सीजन को त्याग कर दूसरे अभिकारक का ऑक्सीकरण कर रहा है। दूसरे को ये ऑक्सीजन दे रहा है और उसका इसने क्या कर दिया, उसका ऑक्सीकरण करवा दिया, इसलिए ऑक्सीकारक है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है, इसका क्या हुआ, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण हुआ, कैसे हुआ, इसने इसकी ऑक्सीजन को ग्रहण किया और ग्रहण करके इसका क्या कर दिया, अपचयन कर दिया। तो ये अपचायक है। जिसका भी आप सिंपल सी भाषा में याद रखना कि जिसका भी ऑक्सीकरण होगा, जिस अभिकारक का ऑक्सीकरण होगा वो अपचायक कहलाएगा, और जिसका अपचयन होगा वो ऑक्सीकारक कहलाएगा। ये दो चीजें आपको याद रखनी है अच्छे से। ठीक है, आप लिख दें अपनी कॉपी में। अगर सारे बच्चे कॉपी लेके बैठे हैं तो पेज पर, क्योंकि मैंने स्लाइड में ये चीज शो नहीं की है, आप अपनी कॉपी में ये चीज लिख दें। सबके पास में कॉपी पेन है? सारे बच्चों के पास में कॉपी पेन है? हाँ, तो आप लिखें, इसके अंदर जो मैं बोल रही हूँ उसको लिखें। मैम इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले, बाद में लिख लेंगे, क्या है अभी टाइम वैसे। अच्छा ठीक है, तो मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है तो मैं रिकॉर्डिंग भेज भी दूंगी। ठीक है, ओके मैम। हाँ, अब देखिए आगे, आप देखो इसके अंदर ये तो अभिक्रिया हो गई। अब जो अगली अभिक्रिया है वो है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। एक सेकंड, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी
शोषी अभिक्रियाएं क्या होती है? देखिए ये कोई अलग से अभिक्रियाएं नहीं होती। उष्मा क्षेपी और ये तो हम लोग खाली उष्मा के उत्सर्जन के आधार पर तो कोई भी संयोजन अभिक्रिया है या वियोजन अभिक्रिया है, उसमें जैसे अपन ने पढ़ा था कि उसको ऊर्जा देनी पड़ रही है या उसमें से ऊर्जा निकल रही है, तो ये उसके उत्सर्जन के आधार पर हम लोगों ने अभिक्रियाओं को दो भागों में बांट दिया। मतलब जो अपन ने संयोजन वियोजन वाली अभिक्रियाएं पढ़ी थी, अब ऑक्सीकरण, अपचयन, संयोजन, वियोजन, उसमें से कुछ अभिक्रियाओं में ऊष्मा निकलती है, कुछ अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो यहाँ पर जो है उत्सर्जन के ऊष्मा के आधार पर हमने अभिक्रियाओं को दो भागों में बांटा। एक तो होती है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया और एक हो रही ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अब ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं क्या होती है, जिसमें उत्पाद तो बनता ही है लेकिन उत्पाद के साथ साथ में उसमें हीट निकलती, ऊष्मा उत्सर्जित हो, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं बोलते हैं। मतलब अगर आपने किसी बर्तन के अंदर कोई दो पदार्थों को मिलाकर अभिक्रिया करवाई है, तो वो पात्र जो है अगर उसमें से ऊष्मा निकल रही है तो वो बर्तन क्या हो जाएगा, बताओ देखें। तो मैम वो बर्तन खाली हो जाएगा उसमें अगर निकलती रहेगी। खाली नहीं कैसे होगा, खाली नहीं कह रही हूं मैं। जैसे आपने कोई नया उत्पाद बना लेकिन उसके साथ में बहुत सारी हीट निकल रही है, ऊष्मा निकल रही है, तो उसमें क्या परिवर्तन होगा वहां पर, ऊष्मा क्षेपी। ऊष्मा क्षेपी तो है, लेकिन वहां पर आपको कैसे पता चलेगा कि ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया? किसी बर्तन को आप हाथ लगाकर कैसे बताओगे? देखो होता क्या है कि जब अपन ऐसी अभिक्रिया होती है तो जब उसमें हीट निकलेगी तो वो बर्तन पात्र जो है वो गर्म हो जाएगा, या उसका जो उत्पाद बना है उसका तापमान जो है, टेम्परेचर है, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे मैंने एक आपको अभिक्रिया बताई थी चूने वाली, चूना होता है ना, चूने के अंदर जो अपन पुताई के लिए काम में लेते हैं, उस चूने के अंदर अगर आप पानी डालोगे तो आपने देखा होगा कि वो एकदम गर्म हो जाता है, हीट निकलती है उसमें से। तो वो कौन सी अभिक्रिया हो रही है, उसमें से ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, और जब उसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है तो वो अभिक्रिया कैसी है, ऊष्मा क्षेपी प्रकार की अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि उसमें ऊष्मा निकल रही है। ये प्रक्रिया हमारे शरीर में भी होती है। हमारे शरीर में जो एनर्जी बनती है, अपन कहते हैं ना कि एनर्जी बनती है हमारे शरीर में, खाना खाते हैं तो एनर्जी बनती है, तो वो भी एनर्जी भी क्या है, ऊष्मा का रूप है, ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। तो ऊष्मा का जब उत्सर्जन उसके अंदर होगा तो वो अभिक्रिया, ऊष्मा मतलब हमारी जो एनर्जी बन रही है वो भी क्या है, जो ग्लूकोज का विखंडन शरीर के अंदर होता है उसमें जो ऊष्मा निकल रही है वो भी एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। और दूसरी होती है आपकी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कौन सी होती है कि जिन अभिक्रियाओं के अंदर आपको बाहर से हीट देनी पड़ेगी, बाहर से ऊर्जा देनी पड़ेगी उस अभिक्रिया को करवाने के लिए, बाहर से ऊर्जा क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। वो किसी से भी ऊर्जा ले सकता है, किसी विद्युत के माध्यम से ऊर्जा ले, तापमान के माध्यम से उसको गर्म करना पड़े आपको उस अभिक्रिया को कराने के लिए, प्रकाश के माध्यम से ले, जैसे अपन ने वियोजन अभिक्रियाएं पढ़ी थी याद हो, उसमें अपन ने सबने देखा था कि उसमें बाहर से आपको किसी न किसी रूप में ऊर्जा देनी पड़ रही है उसको बनाने के लिए। तो ऐसे अभिक्रियाओं में अभिकारक क्या करते हैं, ऊष्मा का अवशोषण करते हैं, उनको बाहर से ऊर्जा चाहिए उत्पाद बनाने के लिए। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रियाएं बोलते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जैसे मैं आपको एक उदाहरण और दूं कि हमारे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जिसमें पौधे अपना भोजन बनाते हैं, तो बताओ उनको ऊर्जा कहाँ से मिलती है, मैडम प्रकाश से। वेरी गुड। तो वहां पर वो कौन सी ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं, प्रकाश ऊर्जा का। कौन सी ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं, प्रकाश का, लाइट का उपयोग कर रहे हैं। तो उसमें से उन्होंने ऊष्मा का क्या किया है, ऊष्मा या ऊर्जा का अवशोषण किया। तो ये जो अभिक्रिया है वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, ठीक है। तो आज जो है, आज के जो टॉपिक है वो अपन ने पढ़े हैं, इसमें ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, और दूसरा हमने इसके अंदर इसके कुछ उदाहरण देखे, द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़ी है, और इसके साथ में अपन ने इसमें ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाओं के बारे में पढ़े हैं। अब इसमें से थोड़ा सा टॉपिक इस पार्ट का थोड़ा सा बाकी है जो खाली थ्योरेटिकली है, तो वो कल मैं समझा दूंगी। और इसके ऊपर क्वेश्चंस वगैरह वो मैंने कल भी भेजे थे क्वेश्चन, लेकिन बच्चों ने किए नहीं है। अब मुझे नहीं पता कि वो क्यों नहीं किए, कोई कारण हो सकता है, अब आप लोग कारण बताओ उसका। मैंने
जिन्होंने जिन बच्चों ने किए वो कम से कम मेरे को फोटो खींच के वापस भेजो तो सही ग्रुप में। अब मुझे थोड़ी पता चलेगा कि भाई आपने किया कि नहीं किया। हाँ मैम मुझे भेजना। पता चल जाएगा। हाँ तो जो भी काम करो आप लोगों को नहीं समझ में आया है तो आप अगली क्लास में पूछ लो कि मैम ये हमको ये चीज नहीं समझ में आई। मैं वीडियो भी बना के भेज रही हूँ वापस। जैसे कल मैंने जो है वो जो रासायनिक समीकरणों का संतुलन कैसे करते हैं उसकी एक वीडियो भी भेजी थी। तो आपको हेलो अगर नहीं मैम। समझ में हाँ बेटा हाँ बोल। हेलो। हाँ बोल गोपाल। हाँ मैम मेरा मैम वो व्हाट्सएप था वो डिलीट हो गया दूसरे वाला। और चलो कोई बात वो जो नहीं। मेरी ग्रुप मैंने था जो भी सुनो मेरी बात, मेरी जो भी वीडियो है वो सारी यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप लोग वहां से सर्च करके देख सकते हो। अगर आपने एक वीडियो देखी है, क्योंकि मैंने हर जो भी टॉपिक है उसमें से जो भी टफ टॉपिक है उनकी वीडियो बना रखी है और आज के जो टॉपिक है उसका भी वीडियो मैं भेज दूंगी। तो आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन क्लास अटेंड करें। और जो भी आपके मित्र वगैरह हैं जो 10th क्लास में पढ़ रहे हैं उसमें कोई भी अगर अटेंड करना चाहे तो वो क्लास अटेंड कर सकता है अगर आप लिंक भेजेंगे तो। अपने चारों सेक्शन के अंदर जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें से जो भी आपके मित्र वगैरह हैं जो भी पढ़ना चाहें वो ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पढ़ सकते हैं। सबके लिए ये खुला है। ऐसा नहीं है कि भाई एक अपन 10th डी ग्रुप में है तो 10th के बच्चे डी वाली क्लास के पढ़ेंगे। जो भी पढ़ना चाहे वो सब पढ़ सकते हैं। ठीक है। और किसी की कोई प्रॉब्लम वीडियो से लेकर या किसी को समझने में कोई दिक्कत आ रही है तो वो कोई भी जो भी है वो आप 2 मिनट का टाइम है, जब तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है। गोपाल अपना नहीं माइक मैम ऑफ करो। इसमें प्रॉब्लम। और कोई स्टूडेंट यहाँ पे और भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, राहुल, राकेश, कमाल खान, टेमाराम, स्वरूप भार्गव। और अपना जो काम है वो सब करके बच्चे मेरे को जो है व्हाट्सएप पे भेजे जरूर, क्योंकि आप लोग जितना ज्यादा सपोर्ट करोगे उतना ज्यादा क्या है कि मैं अच्छे से पढ़ा पाऊंगी। अदरवाइज फिर ये रहता है कि यार लड़के कर ही नहीं रहे हैं, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर अपन क्यों मेहनत करें, फिर मैं क्यों इतनी माथापोड़ी करूं, बनाऊं अपने लेसन बनाऊं, फिर आपको ये ग्रुप में ये भेजूं करूं। तो अगर आप लोग सपोर्ट करोगे, अच्छे से काम करोगे तो मैं वीडियो बना के और क्लास लूंगी, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं। ठीक है ना। ओके तो आज इतना ही। धन्यवाद सबको क्लास अटेंड करने के लिए। और जो भी होमवर्क भेजा जाए वो आप लोग कर लेना। ठीक है। आप सब जो है यहाँ से रिमूव हो सकते हो। धन्यवाद।